देश इस समय सुरक्षित हाथों में है। हालांकि मन में बड़ी कसक थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव की राजनीति पर बैन हो गया। आपको हमसे विवाह करना है तो विवाह करने के लिए कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पत्रकारिता राजनीति को भी दिशा दिखाती है। पुलिस ने बहुत पिटाई की थी हम लोगों की। अमित शाह जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। वो बीजेपी की स्टूडेंट विंग नहीं है। ये आईसा हो, एसएफआई हो, ये सब पोलित ब्यूरो से चलते हैं। 10 जनपद जो तय करेगा वही एनएसयूआई करेगी। एबीवीपी का निर्णय एबीवीपी का ऑफिस करेगा। हैदराबाद का अधिवेशन में गया और अधिवेशन में मेरी मुलाकात आज जो मेरी धर्मपत्नी है उनके साथ हुई, क्योंकि नेता से कोई शादी नहीं करता है। अनिल माधव दवे जी तब जीवित थे। इंटर्नशिप की अमर उजाला में, ज्वाइन किया, A to Z चैनल ज्वाइन किया और 15 अगस्त को उस दिन पानी बहुत बरसा। यद्यपि नेता बनेगा आगे चल करके, ये पिताजी ने भी नहीं सोचा था। ये सब देखकर मां को लगता था कि लड़का बिगड़ गया है। छात्र राजनीति से ठेकेदारियां तय हुआ करती थी कि आजम खान कितनी ज्यादा बदजुबानी करेंगे तो पार्टी के उतने बड़े नेता माने जाएंगे। कि कैसे मायावती जी को जान से मारने की नीयत से समाजवादी पार्टी के, कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। बसपा ने नारा दिया था कि चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। बल्कि अखिलेश कई मायने में मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा जातिवादी है। ये पीडीए का नारा धोखा है। जब अखिलेश जी ने कुर्सी से उतार कर मुलायम सिंह को कुर्सी हथिया ली, अपराधी है पर मेरी बिरादरी का है। राजनीति में नरेंद्र मोदी बहुत करिश्मेटिक व्यक्तित्व है। देश में कोई आज भूख से नहीं मर रहा। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं तय कर सकते हैं कि किसकी एफआईआर लिखी जाएगी या किसकी सुनवाई होगी? हिंदू देवी देवताओं के त्योहार पर कर्फ्यू लगते हमने देखा है। ब्राह्मण भाजपा के साथ था, है और रहेगा। क्योंकि जब भी दंगे होते हैं ना, तो हिंदू छोड़िए मुसलमान खुश होता है क्या? आप कभी चप्पल देखिए योगी आदित्यनाथ की, वो कितनी सस्ती चप्पल पहनते हैं। बघियां निकलती थी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर। ये कैसा सन्यासी मुख्यमंत्री आया है। अभी फोन मिलाया और ब्रजेश पाठक जी का अभी फोन उठ जाएगा। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विरोध कभी नहीं किया था। तो मैंने तुरंत प्रधानमंत्री जी के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री ने मुझे पैर छूने से नहीं रोका। दोनों ही विरासत की सियासत से आए हैं और दोनों ही एक्सीडेंटल नेता हैं। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिलेश जी का विवाह तो ठाकुर परिवार में हुआ है। कैसे हाईकोर्ट के बार बार मना करने के बाद भी आपने अनिल यादव जैसे दागी व्यक्ति को आपने यूपीएससी का चेयरमैन बनाने का काम किया। पीडीए का मतलब पी फॉर परिवार, डी फॉर डिंपल, ए फॉर अखिलेश। मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास वर्षों तक हुआ है। अखिलेश जी ने कहा कि मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है वो आपकी मुस्कान की वजह से है। भारत देश में 2 विश्वविद्यालय हैं। दोनों ही विश्वविद्यालयों का स्वभाव और तासीर दोनों बड़े अलग तरह की है। एक छात्र राजनीति की नर्सरी कही जाती है, दूसरा पत्रकारिता के छात्रों की नर्सरी कही जाती है। और एक क्षण के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक किरदार उन दोनों संस्थाओं का हिस्सा हो। एक किरदार जिसे विधि और न्याय की भी समझ हो, राजनीति की भी हो, पत्रकारिता की भी हो। तो आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व, एक ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी जी। नमस्कार। तो सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और क्योंकि हर इंटरव्यू की शुरुआत उसी तरह होती है कि आपकी सेहत और जीवन कैसा चल रहा है? सेहत तो देखने से ठीक दिख रही होगी जी, और आपके दर्शक भी देख के बता देंगे कि खाए पिया ठीक दिख रहे हैं। देश इस समय सुरक्षित हाथों में है। देश अच्छा चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एक सकारात्मक प्रभाव देश की जनता पर दिखाई पड़ रहा है। तो मैं भी सकारात्मक हूँ, ऊर्जा से भरा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में, केंद्र में दोनों जगह सरकार है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह भाजपा कार्यकर्ता के लिए तो अच्छे दिन ही है। शुरू करते हैं सर एकदम शुरू से। मैंने जैसा कि अभी कहा कि 2 विश्वविद्यालयों का आप हिस्सा रहे। एक लखनऊ विश्वविद्यालय, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। दोनों का मिजाज और तासीर दोनों बड़े अलग तरह की हैं। अनुभव कैसा रहा? लखनऊ विश्वविद्यालय जाने के लिए मेरे मन में सपना था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जाना है और उसके पीछे एक कारण था कि यूनिवर्सिटी जाएंगे तो राजनीति कर पाएंगे।
छात्र राजनीति का हिस्सा बनेंगे और छात्र राजनीति से राजनीति एक मंच मिल जाएगा मुझे, और उससे हमारे लिए स्पेस क्रिएट होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, वो भी एक आप कहेंगे तो मैं उसको साझा करूंगा आपके दर्शकों के लिए। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने समय पहले इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैंने जब फॉर्म भरा था तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ में कॉलेज का भी फॉर्म भरा था कि कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया तो कहीं साल खराब नहीं हो तो कॉलेज में भी डाल देना चाहिए। फर्स्ट लिस्ट आई और मेरा नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेट लिस्टेड कैंडिडेट में भी नहीं आया। बहुत निराश हुआ। और लखनऊ में एक कॉनिकुब्ज जो कॉलेज है KKC, मैंने KKC में BCom में एडमिशन ले लिया। हालांकि मन में बड़ी कसक थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। BCom में एडमिशन लेने के चौथे दिन बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की कट ऑफ गिर गई। LLB ऑनर्स के लिए मैंने जो एडमिशन का फॉर्म डाला था, उस LLB ऑनर्स के फॉर्म के लिए मेरा नाम सेलेक्ट कैंडिडेट में आ गया। और ये मेरे लिए बहुत अपने आप में प्रसन्नता की स्थिति हुई। बहुत आनंद फानंद में तुरंत फीस का जुगाड़ किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मतलब मेरी राजनीति करने की जो बचपन की इच्छा है, उस शिक्षा को एक सम्मान मिल गया, एक स्थान मिल गया। और लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचा और उसके बाद फिर राजनीति के कदम बढ़ा दिए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। पत्रकारिता के यूनिवर्सिटी में जाने के पीछे दूसरे कारण बने, वो बहुत मेरे निजी नितांत रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव की राजनीति पर बैन हो गया। जीवन कहाँ जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा था। बहुत निराशा के भंवर में डूब गया था। ऐसे समय में आज जो मेरी जीवन संगनी है वो मुझे मिली, और ये उनका निर्णय था कि आपको हमसे विवाह करना है तो विवाह करने के लिए कुछ करना होगा तो क्या किया जाए, जो नौकरी भी हो, जिससे एस्टेब्लिश हो जाए कि कुछ करते हैं। लेकिन मैंने कभी टाई लगा करके न स्कूलों में पढ़ाई की थी, शर्ट इन करके, और कैसे नौकरी की जाए ये अपने आप में टफ टास्क था, कभी मैंने किया नहीं था। तो मुझे मालूम नहीं था कि कैसे नौकरी के लिए प्रिपेयर किया जाए, कौन से कोर्स कर लें जिससे नौकरी MBA किया जाए, क्या किया जाए। वकालत उनके यहाँ पसंद नहीं थी, तो मन बनाया और फिर पत्रकारिता का सुझाव उन्होंने दिया, माखनलाल का सुझाव उन्होंने दिया, क्योंकि मुझसे पहले वो पत्रकारिता की विद्यार्थी रही राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने सुझाव दिया। अच्युतानंद मिश्र जी उस समय वाइस चांसलर थे, उनका इंटरव्यू एक उन्होंने किया था और उन्होंने सुझाव दिया कि अच्युतानंद जी की यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपका ठीक रहेगा। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, पत्रकारिता की पढ़ाई करने पहुंच गया। मोटिव क्लियर था, बनना नेता है। इसके लिए अच्छा होगा कि पत्रकारों के साथ संपर्क संवाद हो जाएगा और संवाद की एक नई शैली को मैं सीख लूँगा। मुझे लगता है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने संवाद करने की शैली जो विकसित हुई है उसमें बड़ी भूमिका, यद्यपि मैं भाषण पहले भी देता था, लेकिन कम्युनिकेशन का विद्यार्थी होने के नाते, जैसे मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी दविंदर कौर उप्पल मैम, आज मैं उनको याद करूंगा। यद्यपि उनके विचारों के साथ मैं कभी सहमत नहीं होता था, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाया कि आपकी बॉडी कम्युनिकेट कैसे करती है, ये पहली बार मैंने समझा कि आपका शरीर कम्युनिकेट करता है, आपकी भाव भंगिमाएं, आपका हर शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग आपको लोगों को कम्युनिकेट करता, संदेश देता है। ये मैंने माखनलाल में सीखा। मैंने माखनलाल में बहुत पढ़ा, किताबों को पढ़ा, तो एक नई दृष्टि, एक नया विजन मुझे मिला माखनलाल पहुंचने के बाद। मैं पत्रकार तो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, लेकिन पत्रकारिता में मेरा एक लंबा संपर्क संवाद माखनलाल में जाने के बाद बना। आज भी माखनलाल का उसको जो प्रिविलेज है मुझे, वो हमेशा मिलता है। आज भी देश भर में तमाम सारे पत्रकार साथी जो माखनलाल के नाते मुझसे जुड़ते हैं, मुझे बहुत अपने आप में आनंद देता है। अच्छा, जैसा कि आपने उल्लेख किया, हालांकि मैंने ये बात पहले भी कह दी कि दोनों में बहुत अंतर है, दोनों की तासीर में, लेकिन अगर कहना हो कि आनंददायक अनुभव कहाँ रहा? देखिए, दोनों काम समाज के लिए जी। राजनीतिक कार्यकर्ता भी जो है वो समाज की पीड़ा को ही लेकर के आगे बढ़ता है, और पत्रकारिता में का जो काम करने वाला व्यक्ति है, पत्रकार है, वो भी दूसरे की आवाज़ उठा रहा होता है। ये दोनों ही काम एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। दोनों एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, एक दूसरे के, लेकिन साथ दोनों का उद्देश्य साथ बनता है। दोनों समाज के लिए अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। पत्रकारिता राजनीति को भी दिशा दिखाती है, कई बार उसकी कमियों को उजागर करती है, और मुझे लगता है कि राजनीति को पत्रकारिता से हमेशा एक लाइट हाउस के तौर पर उससे सीखना चाहिए, उससे देखना चाहिए कि वास्तविकता में वो कौन से फीडबैक हैं जो हमसे छूट रहे हैं, जो कोई पत्रकार हमारे सामने लेकर आ रहा है, कमियों को, सुझावों को, उसको एक सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर के जब चलती हैं तो उसका समाज को लाभ होता है, और दोनों काम समाज के लिए है। मैंने इन दोनों भूमिकाओं को जिया है, मुझे इन दोनों ही भूमिकाओं में बहुत आनंद आया है, क्योंकि ये केवल अपनी बात नहीं है, ये केवल स्वार्थ नहीं है, इसमें परमार्थ है। जैसा कि आप जिस दौर में छात्र राजनीति का हिस्सा रहे,
मतलब छात्र राजनीति के सबसे स्वर्णिम समय में से एक माना जाता है, और संयोग से आप ही के समय में उस पर विराम भी लगा, संभवतः मायावती जी के शासन में। अब 2006 में, 2006 के आसपास। ये सरकार तो उस समय मुलायम सिंह जी की थी। मुलायम सिंह जी की थी। उसके बाद मायावती जी की सरकार साथ में बन गई। मायावती जी की सरकार में इसको शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया, और अब तक लगा विराम चल रहा है। तो कभी, अच्छा, आपने बता ही दिया कि सपा का शासनकाल था 2006 के, साथ में शायद मुख्यमंत्री बने वो। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद से आते हैं, शासन से टकराव की स्थिति, कोई ऐसा किस्सा जब आमने सामने शासन हो और इस तरफ आप हों? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं अलग अलग समय की। मुझे एक घटना बहुत याद आती है, जब वर्ष 2004 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई और यूपीए की सरकार बनी। केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर उस समय जो है अर्जुन सिंह जी बने, और अर्जुन सिंह जी के एचआरडी मिनिस्टर बनते हुए एक बहुत विवादास्पद फैसला लिया गया था, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% अल्पसंख्यक आरक्षण की बात कही गई। और उसके बाद एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेकर के कुछ फेरबदल किए जा रहे थे, जो फेरबदल बहुत आपत्तिजनक थे, जिसमें ब्राह्मणों को गोमांस खाते हैं, ऐसे तमाम सारी बातें एनसीईआरटी की पुस्तकों में वामपंथी लेखकों के द्वारा उसको जोड़ा जा रहा था। और जो सुधार भाजपा की सरकार में, अटल जी की सरकार में शुरू किए थे, उसको रोका जा रहा था। इन बातों को लेकर के सैद्धांतिक तौर पर विद्यार्थी परिषद ने यह घोषणा की थी कि किसी भी कांग्रेस के नेता का कैंपस में आगमन होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और जब एचआरडी मिनिस्टर दीक्षांत समारोह के भी उस कार्यक्रम में आए, तो बहुत प्लान्ड वे में हमने लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया था। हमने काले झंडे दिखाए, और काले झंडे दिखाने के बाद पुलिस ने बहुत पिटाई की थी हम लोगों की। सरकार समाजवादी पार्टी की थी यूपी में, और यूपीए का वो हिस्सा थी। तो वो जितनी कठोरता के साथ दमन किया गया था, जितनी लाठियां खाई थी हमने, उस आंदोलन में लोगों का, छात्रों का जो जुड़ाव हमारे साथ बना था, वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मुझे हमेशा याद रहेगा। अर्जुन सिंह चाहते तो उस लाठीचार्ज को रोक सकते थे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे क्रूरता के साथ उसको देखते रहे, और बूटों से कुचला गया, लाठियों से पीटा गया, बड़ी बर्बरतापूर्वक। वो ब्रिटिश दौर को याद दिलाने वाली घटनाएं थी। हमने उसको झेला है, हमने उसको महसूस किया है। मुझे लगता है कि राजनीति में वो जुझारूपन भी इन्हीं घटनाओं से आया है। लेकिन हमने जो तय किया था, हम उसको करके ही माने। हमने तय किया था, और उसके बाद से दीक्षांत समारोह में पॉलिटिकल लोगों का आना बंद हुआ। हमारा ये मानना था कि दीक्षांत जो शिक्षा को प्रयोगशाला समझ रहे हों, ऐसे प्रयोगशाला समझने वाले लोगों का कैंपस में नहीं आना चाहिए। आप अगर उदारतापूर्वक अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कैंपस में आना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको प्रयोगशाला समझ रहे हैं, टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रतिरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। और मुझे याद आता है कि उस समय ध्येय वाक्य हमने तय किया था अपना, कि नागवार सी गुजरती हुई बात पर उबल कर फूट जाना मेरी जीवंतता का प्रमाण है। तो हमें लगा कि कुछ गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। है ना, शेर है ना कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम जिंदा थे, हमने अपने आप को जीवंत दिखाया। हम लड़े, जूझे, लाठी खाई, लॉकअप गए, लेकिन हमने अपने अभियान से पीछे नहीं हटे। जो तय किया था वो पूरा करके दिखाया। आजकल बड़े वीडियोस आते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर, दिल्ली विश्वविद्यालय के, जेएनयू के, जिसमें एबीवीपी बनाम आइसा, एबीवीपी बनाम एनएसयूआई, अलग अलग छात्र संगठन आमने सामने होते हैं। आप विद्यार्थी परिषद में कई अहम पदों पर रहे, तो अगर एक मतलब किस आधार पर ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी परिषद बाकी छात्र संगठनों से अलग है? विद्यार्थी परिषद आइडियोलॉजिकल आधार पर चलने वाला संगठन है। विद्यार्थी परिषद किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंग नहीं है। मुझे याद है कि विद्यार्थी परिषद में रहते समय, उस समय जब अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी की सरकार ने जब ये निर्णय किया था कि शिक्षा को स्वायत्त बनाएगी और सरकार उससे अपना हाथ पीछे खींचेगी, तो विद्यार्थी परिषद की लखनऊ यूनिट ने, वो लखनऊ से सांसद थे, और लखनऊ यूनिट ने उनका पुतला दहन करने का काम किया। तो लोग आरोप लगाते हैं कि विद्यार्थी परिषद भाजपा के साथ एसोसिएट है, जुड़ा है। नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भाजपा में है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, अमित शाह जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग समय पर सभी भूमिकाओं में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों को निर्धारित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो बीजेपी की स्टूडेंट विंग नहीं है। तो इस मामले में अगर आप बाकी जो वामपंथी संगठन है, आप उनको देखेंगे, या आइसा हो, एसएफआई हो, ये सब पोलित ब्यूरो से चलते हैं। पोलित ब्यूरो ही इनके हाथ तय करने का काम करते हैं। इन भाकपा माकपा ही इनके हाथ तय करने का काम करती है। एनएसयूआई को का 10 जनपद से ही निर्णय होता है। 10 जनपद जो तय करेगा वही एनएसयूआई करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जो निर्णय तय होगा वो एबीवीपी नहीं करेगी। एबीवीपी का निर्णय एबीवीपी का ऑफिस करेगा।
विद्यार्थी परिषद का कार्य लेते हैं। तो इस मामले में वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है अपने आप में। इस मामले में वो छात्र और जिसमें शिक्षक दोनों एक साथ काम करते हैं। तो बहुत अनूठा संगठन है। और तो विद्यार्थी परिषद ने बहुत विस्तार कर लिया है, बहुत आयाम खड़े कर लिए हैं। विद्यार्थी परिषद का काम देश भर में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, सेमी पॉलिटिकल जिसको कहते हैं। और विद्यार्थी परिषद के बारे में कहा करते थे कि ये प्रवाहमान संगठन है, ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन का मास ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जो लोग आज हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये संगठन चरैवेती होगा। जैसे तमाम संगठनों में बीजेपी मैंने ज्वाइन किया तो मैं 20 साल से बीजेपी में हूँ, लेकिन विद्यार्थी परिषद में 20 साल पुराना कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। आज कोई कार्यकर्ता 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, यंग ब्लड लगातार आता रहता है। वो बहुत स्ट्रांग इस नाते वो हमेशा बना रहता है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ चलता रहता है। तो विद्यार्थी परिषद तो अपने आप में एक बहुत अनूठा संगठन है। और मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को है तो वो विद्यार्थी परिषद को है। एशिया का मतलब इकलौता पत्रकारिता विश्वविद्यालय, और ये भी कहा जाता है कि मतलब एक अलग एक्ट से बना। तो अच्छा, आपने भी एक बड़ा अच्छा किस्सा सुना है, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को भी बताएं कि आइडिया कहाँ से आया वहाँ पर ज्वाइन करने का। ये वर्ष 2006-07 की बात है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के कैंडिडेट के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा था, और लिंग 2 कमेटी की रिकमेंडेशंस आई। लिंग 2 कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव भंग कर दिया गया। छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी साइन डाई करने की अवस्था आ गई। तो ऐसा लग रहा था कि ये पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। जो बहुत उम्मीदों के साथ थे कि यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद राजनीति के दरवाजे खुलेंगे, विधायक हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, पार्टी के पदाधिकारी हो जाएंगे, बहुत सारे सपने देख लिए थे। वो सपना अचानक से टूट गया और अब दिशा नहीं समझ में आ रही थी कि क्या करेंगे, क्योंकि एलएलबी ऑनर्स में एडमिशन लेने का उद्देश्य वकालत करना नहीं था। केवल एलएलबी ऑनर्स में एडमिशन लेने का उद्देश्य लखनऊ यूनिवर्सिटी आना था और यूनिवर्सिटी में आकर के छात्र संघ चुनाव लड़ना था। तो जो उद्देश्य था वो उद्देश्य टूट गया। अब उस निराशा के समय में विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन एक था जिसके साथ मेरा एसोसिएशन था, मेरा जुड़ाव था, मैं विद्यार्थी परिषद के अलग अलग दायित्वों में था। हैदराबाद का अधिवेशन में गया और अधिवेशन में मेरी मुलाकात आज जो मेरी धर्मपत्नी है उनके साथ हुई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते वो उस कार्यक्रम में आई थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई और बड़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारी उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने तय किया, आगे हमने जब तय किया कि हम आगे अपने जीवन को साथ लेकर चलेंगे, तो उन्होंने तय किया कि मेरे घर में इस बात की अपेक्षा है कि आप कोई नौकरी वोकरी करिए, क्योंकि नेता से कोई शादी नहीं करता है। तो मैं उस समय राजनीतिक कार्यकर्ता ही था, केवल सेमी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। क्या नौकरी करें ये बड़ा कठिन था, क्योंकि मैंने कभी शर्ट इन नहीं की थी, कभी टाई नॉट नहीं बांधी थी, टाई नहीं लगाई थी। आपने ये भी बताया कि वकील भी ना था। अब वकालत इसलिए ना था क्योंकि उनके परिजनों में वकालत को ये नियमित आय का स्रोत नहीं होता है। वकालत शुरुआत बहुत कठिन होती है। अगर फैमिली में कोई वकील नहीं है तो वकालत बहुत जटिल काम होता है। यद्यपि राजनीति में भी इसी तरह की दुश्वारियां हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि कोई ऐसी नौकरी करिए। नौकरी कौन सी करें? मुझे लगा कि ऐसी कोई नौकरी जो राजनीति के नज़दीक हो, जिससे मैं राजनीति से दूर ना चला जाऊं। बहुत विचार विमर्श के बाद ये सुझाव भी उन्होंने ही दिया, क्योंकि वो उस समय राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रही थी पत्रकारिता में, और उन्होंने अच्युतानंद मिश्र जी देश के बड़े पत्रकार रहे हैं और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनका एक इंटरव्यू जन मोर्चा के लिए किया था अयोध्या में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप माखनलाल क्यों नहीं चले जाते हैं, भोपाल क्यों नहीं चले जाते हैं, आप थोड़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस वातावरण से दूर भी हो जाएंगे, और उस समय जो तमाम सारे मुकदमे लिख दिए गए थे, फेक मुकदमे थे, वो जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के आंदोलनों के मुकदमे थे, आप इनसे भी परे हो जाएंगे और इस निराशा के वातावरण से बाहर आ जाएंगे और एक नए कैरियर को चूज़ करेंगे। मुझे लगा कि शायद ठीक है। मैंने एंट्रेंस दिया, एग्ज़ाम दिया और माखनलाल जाकर के ज्वाइन कर लिया। हालांकि माखनलाल ज्वाइन करने के बाद भी मैंने वहाँ अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ी नहीं। वहाँ भी बीजेपी के संपर्क में आ गया, विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गया। बीजेपी का 2008 का चुनाव मध्य प्रदेश का, मैंने वहाँ बीजेपी के लिए पूरा एक विंग गठित किया, मीडिया वॉच एंड एनालिसिस। तो हमने बीजेपी के लिए वहाँ माखनलाल के विद्यार्थियों की एक पूरी टीम लगाई और मीडिया स्ट्रेटजी बीजेपी की तैयार करने में अनिल माधव दवे जी तब जीवित थे और उनके नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्री रहे बाद में, तो उनके नेतृत्व में, वो चुनाव अभियान समिति के उस समय संयोजक थे, तो उनके नेतृत्व में हमने बीजेपी ऑफिस में एक पूरा सेटअप क्रिएट किया
और एक यंग एज पत्रकार जो पत्रकारिता सीख रहे थे, उन्होंने मिलकर के बीजेपी के लिए क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, किन पर क्या बयान होने चाहिए, मीडिया स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसमें हमने अपने इनपुट्स साथ में जोड़ने का काम किया। उसका एक बड़ा शानदार अनुभव हुआ। तो मैं पत्रकारिता भी सीख रहा था और राजनीति भी साथ साथ सने सने लेकर के चलता रहा। एक मातृभूमि रक्षा मंच नाम का संगठन एक बनाया, जिससे आतंकवाद के विरोध में हमने कई बड़े कार्यक्रम वहाँ पे किए। तो वहाँ भी सेमी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मेरी जारी रहीं। पत्रकारिता की पढ़ाई भी पूरी की, पत्रकारिता सीखी भी, इंटरव्यू कैसे करने हैं। आप आज सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने अपने आप को उस भूमिका के लिए तैयार किया कि मैं सवाल कैसे पूछूं। तो तब ये पता चला कि जवाब देना जितना कठिन होता है, सवाल पूछना भी उतना ही कठिन होता है। तो सवाल पूछने के लिए भी उतना ही तैयारी करनी होती है, और हर सवाल पूछने वाले को संभावित उत्तरों का भी ज्ञान होता है, क्योंकि तभी उसमें से पूरक सवाल निकाले जाते हैं। तो एक अलग विधा, उससे परिचित हुआ, उसका आनंद लिया। इंटर्नशिप की अमर उजाला में, ज्वाइन किया, A to Z चैनल ज्वाइन किया, व्यूज और न्यूज़ मैगजीन के साथ काम किया, कई जगहों पर अलग अलग उसके अनुभव लिए। मैगजीन भी न्यू इंडियन, व्यूज और न्यूज़ मैगजीन के साथ मैंने काम किया। तो पत्रकारिता का भी अनुभव लिया, उसको भी काम किया, उसका भी आनंद लिया। और फिर हमारे एक साथी थे, उनका एक मुकदमा, और उस मुकदमे में एडवोकेट के नाते मैं अपीयर हुआ। 2007 में मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, मैं एक मुकदमे में अपीयर हुआ, और फिर उसके बाद वापस वकालत की तरफ। और तब तक इधर बातचीत बन चुकी थी, विवाह की तिथि तय हो चुकी थी, विवाह हुआ और मैं फिर वकालत में आ गया। फिर वकालत के साथ जुड़ करके, और राजनीति और वकालत इन दोनों को साथ लेकर के चलता रहा। एक नाम के पहले कितने विशेषण लग सकते हैं? मतलब अधिवक्ता, पत्रकार और राजनेता। तो अच्छा, इनमें से कोई दो चुनना हो तो क्या चुनेंगे? जैसे इसको कई बार मैं अपने साथियों के साथ मजाक में कहते हैं ना कि एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, और तीसरा रासायनिक खादों वाला, तो उसके कड़वेपन का कितना एहसास होगा। मुझे लगता है ये सारी भूमिकाएं, कोई अधिवक्ता भी अपनी बात नहीं कहता है। वो जब भी बोल रहा होता है तो अपने क्लाइंट के लिए बोल रहा होता है। वो व्यक्ति जो पीड़ित है, वो व्यक्ति जो परेशान है, उसकी समस्या के समाधान के लिए वो अदालत में तर्क कर रहा होता है, दलील कर रहा होता है, अपील कर रहा होता है। अधिवक्ता की भूमिका, पत्रकार की भूमिका, वो भी किसी और की पीड़ा को, चाहे वो अखबार में हो या चैनल पर हो, वो लोगों की पीड़ा को गा रहा होता है, लोगों की पीड़ा को उठा रहा होता है। तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, वो भी परमार्थ के लिए है। और नेता तो प्रत्यक्ष तौर पर इन बातों को, वो केवल कहने वाले लोग हैं, अधिवक्ता हो या पत्रकार, ये दोनों कहने का काम कर रहे हैं, लेकिन करने का काम नेता पर है। सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी उस पर है कि वो सीधा समाधान प्रस्तुत करे, केवल कहे नहीं बल्कि करके दिखाए, एग्जीक्यूट करे। तो मुझे लगता है इन सब में नेता के नाते चुनौतियां सबसे ज़्यादा हैं। और मेरे लिए मेरे बचपन का ख्वाब था कि बड़े होकर के नेता बनना है। मैं उसकी प्रक्रिया में अभी लगा हूँ। यद्यपि नेता एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। नेता वो जिसके पीछे लोग चले, नेता वो जिसको लोग माने, नेता वो जिसको लोग उस पर इतना विश्वास करें। और नेता शब्द जब कहते हैं तो मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत की भूमि से बाहर जाकर के इस देश के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन कर देते हैं। वो कैलिबर होना चाहिए, आपके पीछे लोग खड़े हो जाएं, आप जिधर चलें। महात्मा गांधी की चल पड़े कोटि पग उसी ओर, जिस तरफ नेता बढ़े उस तरफ बढ़ जाए। और मुझे मालूम है, याद है, संघ की शाखाओं में बचपन में ये खेल खिलाया जाता रहा। मैं शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा जब, तो नेता पहचानो, नेता पहचानो खेल में, खेल की थीम ही यही है कि एक कोई व्यक्ति होगा जो खेल के वो तौर तरीके बदलेगा और लोग उसको देख करके वो तौर तरीके बदल देंगे। तो नेता ने जो कहा, बिना सोचे विचारे लोग उस पर चलना शुरू कर दें, वो नेता है। इतना विश्वास लोगों में हो। और वो विश्वास आपको लाल बहादुर शास्त्री भी देखेगा कि एक समय का भोजन छोड़ दीजिए, तो लोगों ने भोजन छोड़ दिया। वो विश्वास आपको नरेंद्र मोदी में मिलेगा कि कोरोना के समय में उन्होंने कहा कि आपको दिया जलाना है, आपको थाली बजानी है, कोई तर्क नहीं है। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े, हमने सदी के महानायक बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन को हमने थाली बजाते हुए देखा है। हमने अंबानी अडानी को थाली बजाते हुए देखा है। हमने गांव की बुढ़िया जो किसी झोपड़ी में रह रही हो, उसको हमने दिया जलाते हुए देखा है। छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति का तक जिसमें विश्वास निहित हो जाए, वो नेता है। तो उस नेता की परिभाषा को अचीव करना एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसी रास्ते पर चलूं और कभी शायद मैं भी नेता बन जाऊं। जब आप ये कहते हैं कि बचपन का ख्वाब था राजनेता बनना, तो मुझे वो घटना याद आती है 15 अगस्त के मौके पर एक बच्चा कुर्ते पैजामे में भाषण देने के लिए तैयार, किसी वजह से भाषण नहीं दे पाया, फिर अपने पिताजी के दफ्तर चीनी मिल में भाषण करता है। तो मुझे वो घटना बताइए जो जहाँ से आप ये तय हुआ कि नहीं राजनेता ही बनना है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपके दर्शकों को देख करके लगे कि अनयूजुअल है, बट मैं जब बिल्कुल छोटा बच्चा था, जब भाषा
बहुत परिष्कृत नहीं होती है, वाक्य का विन्यास बहुत अच्छा नहीं होता है, छोटे छोटे वाक्य बना पाता है बच्चा। उस समय जब मुझसे क्लासरूम में कभी ये पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो सहज रूप में मेरा उत्तर होता था नेता बनेंगे। वो समय होता है जब बच्चा फैसिनेट करता है, जब बच्चा अपने आसपास के लोगों को देख करके महसूस करता है कि इसमें से मुझे क्या बनना है। और कई बार उसमें मेरे साथियों में से बच्चों का जो रिस्पांस होता था कि हमें बड़े होकर ड्राइवर बनना है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जब चाहता है तब गाड़ी रोक देता है, उसमें बड़ी ताकत होती है ड्राइवर में। किसी बच्चे को लगता था कि नहीं, हमको पुलिस वाला बनना है, बहुत क्षमता होती है पुलिस वाले में, मुझे सिपाही बनना है, कांस्टेबल बनना है, इंस्पेक्टर बनना है। कोई एक्टर के लिए बताया करता था कि मुझे फिल्म में जाना है, एक्टर बनना है, जो फैसिनेशन हुआ करता था। मेरे लिए ये फैसिनेशन हमेशा नेता का था कि मुझे नेता बनना है। और इस फैसिनेशन को पूरा करने के लिए, इस पैशन को पूरा करने के लिए मैंने जिद करके अपनी माँ से मेरे लिए इलास्टिक की धोती, बहुत छोटपन में, मुझे लगता है कि मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी कुल, और मैंने अपने लिए इलास्टिक की धोती, एक कुर्ता और एक टोपी। तो नेता की पहचान टोपी से ज़रूर हुआ करती थी। हालांकि अब तो टोपी लगाने वाले लोग कम बचे हैं, लेकिन वो टोपी लगाने से नेता माने जाते थे। तो मैंने वो पूरा खरीदवा के ड्रेस मंगवाई थी। 15 अगस्त के लिए भाषण तैयार किया था, लिख करके मेरे शिक्षक ने मुझे एक 4 लाइन का भाषण दिया था, जिसको मैंने रट करके याद कर लिया था। और 15 अगस्त को उस दिन पानी बहुत बरसा। मैं सीतापुर में था, महमूदाबाद में चीनी मिल थी, वहाँ पिताजी चीनी मिल में गन्ना अधिकारी थे। एक सीता बाल विद्या मंदिर, अब जो सीता इंटर कॉलेज बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय हो गया है, मैं उस विद्यालय का विद्यार्थी था। स्कूल से रिक्शा आता था, 4 किलोमीटर दूरी थी, स्कूल से रिक्शा आता था। पानी इतना बरसा कि रिक्शा नहीं आ पाया तो मैं स्कूल नहीं जा पाया। और जब यह एहसास हुआ कि आज मेरा भाषण नहीं हो पाएगा, तो बहुत रोना आया, क्योंकि बहुत तैयारी की थी। सुबह सुबह ही उठ करके, बिल्कुल रात भर नींद ना आई हो, और सुबह सुबह उठ करके कुर्ता और धोती पहन करके और टोपी लगा करके तैयार हो कि अब तो भाषण करने चलना है, और भाषण ना हो पाए। बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, बहुत रोया मैं। फिर पिताजी ने मुझे अपने साथ अपनी राजदूत मोटरसाइकिल पर बैठाल करके मुझे अपनी फैक्ट्री लेकर बोले मैं अपने स्कूल लेकर चलता हूँ। फैक्ट्री में गए तो वहाँ यूनियन लीडर्स के भाषण शुरू हो गए, मेरा भाषण फिर भी नहीं हुआ। तो फिर वहाँ जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो जनरल मैनेजर ने पूछा कि क्या हुआ अभी त्रिपाठी जी, क्यों बेटा रो रहा है आपका? तो बुलाकर मुझे पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मेरा भाषण नहीं हुआ। तो मेरे लिए माइक झुकाया गया, जितना नीचे झुक सकता था बिल्कुल लिटा दिया गया। मैं इतना छोटा बच्चा था, और फिर मैंने भाषण किया। वो रटा हुआ भाषण, बिल्कुल बिंदास आवाज में, बिना किसी फंबल के। वो लोगों ने बहुत अट्रैक्ट किया, लोगों को बहुत आकर्षण आया कि इतना छोटा बच्चा इस उम्र में, जब बच्चे बोल नहीं पाते ठीक से, और तब ये भाषण कर रहा है। तो मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला, और शायद वो अप्रिशिएशन ना मिलता तो हो सकता हो ये नेता बनने का ख्वाब टूट जाता है। उस दिन भाषण करने को ना मिलता तो शायद हो सकता हो ये इच्छा दमित हो जाती। लेकिन मेरे पिताजी ने भी मुझे प्रोत्साहित किया। यद्यपि नेता बनेगा आगे चल करके, ये पिताजी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे घर खानदान में दूर दूर तक, मेरे मामा के मामा, मेरे फूफा के फूफा, जीजा की जीजा, दूर दूर तक, मेरे गांव का प्रधान भी पॉलिटिकल नहीं है। मेरे कोई किसी पार्टी का, कोई बूथ का अध्यक्ष रहा हो, कोई वार्ड का मेंबर रहा हो, कभी नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का। मैं किसी रिश्तेदार को नहीं जानता कि मेरा कोई रिश्तेदार किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्राइमरी मेंबर भी है। मैं ऐसी अवस्था में पहला व्यक्ति था जिसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, राजनीति में इस मुकाम को हासिल किया, और ये मैं मानता हूँ शुरुआत है। तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला है कि मैंने जो तय किया था, मैं उसको पाने के रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं मार्ग से विचलित नहीं हुआ, और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है, मेरे गुरुजनों की कृपा है, मेरे साथियों का साथ है, और मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी, मेरे परिवार अगर कहीं कहीं बाधित करता तो शायद ये तपस्या टूट सकती थी, साधना टूट सकती थी। लेकिन सबने मिलकर सहयोग दिया है। शुरुआत में जरूर इस बात को लेकर समस्या थी, मेरी माँ जरूर नाराज हुआ करती थी। उनको लगता था कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, जो बैकग्राउंड है, यहाँ नौकरी पा लेना ही जीवन का उद्देश्य है, और नौकरी में सरकारी नौकरी, इसके लिए हर तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई सरकारी नौकरियों में हैं। बड़े भाई सेंट्रल एक्साइज कस्टम में है, छोटा भाई स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर है, मेरी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है। तो सब सरकारी नौकरियों का एक वातावरण था। ऐसे में मैं सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म नहीं मैंने भरा, तो मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, कभी नौकरी के बारे में चर्चा नहीं की। और मेरे घर पे लोगों का जमावड़ा हो रहा है, मैं लोगों को चाय पिला रहा हूँ, लोगों को भोजन करा रहा हूँ। ये सब देखकर माँ को लगता था कि लड़का बिगड़ गया है, ये आवारा हो गया है।
और छात्र राजनीति की जब शुरुआत की तब तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का वातावरण ऐसा था कि इतना छात्र राजनीति में अपराध था यहाँ, मुकदमे बहुत। इतने नहीं, अपराधियों का बहुत दखलंदाजी थी यहाँ। तमाम पूर्वांचल के बड़े माफिया गैंगस्टर्स की सीधे भूमिका थी। समाजवादी पार्टी का जिस तरह का इन्फ्लुएंस था, अखिलेश यादव स्वयं कैंपस में आते थे, और जिस तरह का इन्फ्लुएंस था, अपराधियों की जितनी यहाँ पर बिल्कुल शरण स्थली बन गए थे यूनिवर्सिटी उस समय। हॉस्टल्स में वहाँ बड़ी संख्या में अपराधी पहुंचा करते थे, वहाँ रुका करते थे, क्राइम करते थे। तो ऐसे में छात्र राजनीति को लेकर के एक चित्रण बड़ा गलत हुआ करता था, और हर साल हत्याएं होती थी, छात्र राजनीति से ठेकेदारियां तय हुआ करती थी। ऐसे में मेरा छात्र नेता बनने का निर्णय मेरे घर में मेरी माँ को बहुत डराता था, लेकिन मैं हमेशा उनको इंश्योर करता था कि मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई ऐसा अपराध नहीं होगा जिससे वजह से आपका सर्व शर्म से झुके। और मैं आज तक अब तक इस बात को कह सकता हूँ कि मेरी माँ अब धीरे धीरे इन बातों से संतुष्ट हुई, उन्होंने एडमायर करना शुरू किया, अप्रिशिएट करना शुरू किया। उन्होंने घर आ रहे लोगों को देखा कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह के कैरेक्टर का हो। मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में संतुष्टि का कारण बना, फिर धीरे धीरे वो भी संतुष्ट हुई इस बात से। आपने एक राजनीतिक दल का नाम लिया, समाजवादी पार्टी, तो यहीं से राजनीतिक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्या है कि पिछले 4-5 सालों में या एक दशक में जो टीवी डिबेट्स का स्वरूप है वो काफ़ी बदला है, या कहा जाए थोड़ा बिगड़ा है। जो अपशब्दों का उपयोग है या फिर अभद्रता हो जाती है वाणी के ज़रिए, तो आपके माध्यम से इसको रोकने की या कम करने के लिए क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि समाज जैसा होता है, राजनीति भी वैसे ही प्रतिबिंबित होती है। समाज में ही भाषा की गिरावट आई है। आप अपने पूरे समाज को देखेंगे तो आपके आसपास भाषा की गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, ये नेता भी कहीं और से नहीं आ रहे हैं, ये नेता भी यहीं से आ रहे हैं। हाँ, राजनीतिक चरित्रों से आदर्श की अपेक्षा की जाती है कि वो सर्वाधिक आदर्श को दिखाने का काम करें। इन आदर्शों में भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा चाल, चरित्र, चेहरा वाली पार्टी विद डिफरेंस, सुचिता की राजनीति करने की बात करती है और काफी हद तक उसको करके दिखाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का तो नारा ही इस तरह के रहे, हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी में तो जितना ज्यादा अराजकता कर सकते हैं उतना ज्यादा आप पार्टी में आपको बढ़ने का स्पेस मिलेगा। वो पार्टी के द्वारा पोषित है, पार्टी के द्वारा पोषित है कि आजम खान कितनी ज्यादा बदजुबानी करेंगी तो पार्टी के उतने बड़े नेता माने जाएंगे। पार्टी में नेतृत्व के द्वारा इन बातों को प्रोत्साहित किया जाता है, और इन बातों को प्रोत्साहित किए जाने का परिणाम है कि आज उनकी पार्टी की ओर से तमाम अराजकता के चित्र उपस्थित होते हैं समाज के सामने। आपको गाली गलौज करते हुए लोग, गुंडागर्दी करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। और याद करिए गेस्ट हाउस कांड 1995 का, मायावती, कि कैसे मायावती जी को जान से मारने की नीयत से समाजवादी पार्टी के, और वो कोई छुड़भैये नहीं थे, उनके विधायक थे, उनकी पार्टी से जुड़े हुए तमाम दबंग प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के गैंगस्टर्स थे जो इस बात के लिए वहां योजना के साथ गए थे कि मायावती की हत्या कर देनी है। यही समाजवादी पार्टी का मूल कैरेक्टर है, मूल चरित्र है। और इसलिए जो चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी कहा करते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। तो समाजवादी पार्टी तो गुंडों के बिना चल ही नहीं सकती ना, साइकिल का पैडल नहीं बढ़ सकता, वो कोई ना कोई अपराधी ही मारेगा। और बहुत दावे के साथ अखिलेश जी ने कहा था कि ये नई हवा है, नई सपा है। याद करिए, याद कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के विलय को मना कर दिया था। फिर क्या हुआ? 17 फिर उसके बाद उन्होंने सारे अपराधियों को सब बिठाया। वो नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने कि चढ़गुंड, वो पहले बसपा ने नारा दिया था मायावती को की सरकार ने कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में बहुत गुंडागर्दी है। जब मुलायम सिंह यादव अमिताभ बच्चन को लेकर आए थे कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, लेकिन जनता ने नहीं माना। जनता ने माना कि जुर्म इस समय सर्वाधिक है, जुर्म को सरपरस्ती है सरकार की। और तब बसपा ने नारा दिया था कि चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। लेकिन मायावती जी भी आखिरकार इन गुंडागर्दी को रोक नहीं पाई। जब भी आप मेरा और तेरा करेंगे ना, ये मेरे अपराधी हैं, ये तेरे अपराधी हैं, तो तब तक अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सकते। जीरो टॉलरेंस चाहिए होता है, जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। ये मेरा और तेरा नहीं है, कोई तेरी जाति का, मेरी जाति का, तेरी पार्टी का, मेरी पार्टी का, ये नहीं चलेगा। अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं। जब आप इसके आधार पर चलेंगे तो परिणाम निकल कर आएंगे। और याद करिए, सपा ने कहा था ना कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। और फिर अखिलेश यादव ने ये दावा किया कि ये नई हवा है, नई सपा है, और ये वो लेकर के आए, कौमी एकता दल का विलय नहीं करेंगे, अखिलेश साफ सुथरी इमेज के साथ आएंगे। लेकिन क्या हुआ? याद करिए ना, अतीक अहमद का टिकट भी कट गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कैसे सबको फिर साथ लेकर के चले, सबको अपने साथ बिठाया,
कैसे अपराधियों को उन्होंने बिल्कुल पुष्पित पल्लवित करने का काम किया। तब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं यार, अखिलेश का चेहरा जो ऐसा दिखाया गया था वैसा नहीं है, बल्कि अखिलेश कई मायने में मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा जातिवादी है। मैं जब बात कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के समय में वो फिर भी गुलदस्ता बनाते थे। वो जातियों में भी कम से कम अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को साथ जोड़कर चलते थे और उनके प्रति उदारता रखते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने तो केवल यादववाद ही देखा है, और उसमें भी उनके क्षेत्र वाला, वो इटावा का, मैनपुरी का, फर्रुखाबाद का, फिरोजाबाद का, वो 24 कैरेट का है, और बाकी वाला उससे कम का। और यादव छोड़ के बाकी के बारे में तो विचार ही नहीं है। बाकी की तो दुर्दशा है। ये पीडीए का नारा धोखा है। और अगर ये पीडीए के नारे में कुछ भी सच्चाई होती तो मोहित खान के सामने आत्मसमर्पण न कर दिया होता समाजवादी पार्टी ने। वहां तो जो पीड़ित छात्रा थी, पीड़ित बच्ची थी, वो पीड़ित बच्ची तो अन्य पिछड़ा वर्ग की थी। वो तो बहुत गरीब परिवार की थी, उसके पिता भी नहीं थे। उसके साथ खड़ा होना चाहिए था ना समाजवादी पार्टी को। क्यों नहीं सपा खड़ी हुई? समाजवादी पार्टी ने क्यों मोहित खान का पक्ष लिया? समाजवादी पार्टी ने एमवाई के समीकरण को, जिसको मुलायम सिंह जी पर हम कहा करते थे, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी लगातार डाउन हुई है, लगातार कम हुई है। वह याद करिए, मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के बिहार में विधायक हो रहे थे, मध्य प्रदेश में विधायक हो रहे थे। समाजवादी पार्टी अपना विस्तार कर रही थी। देश के अलग अलग राज्यों में इनके सम्मेलन हो रहे थे। ये गुजरात, राजस्थान तक और कर्नाटका तक समाजवादी पार्टी अपना स्थान बना रही थी। लेकिन अखिलेश जी के कार्यकाल में, जब अखिलेश जी ने कुर्सी से उतार कर मुलायम सिंह को कुर्सी हथिया ली, छीन ली, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का लगातार ह्रास हुआ है, पतन हुआ है। हाँ, कांग्रेस के साथ मिल करके इन्होंने प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में, उसमें वामपंथियों का बड़ा रोल रहा। ये खटाखट स्कीम से ये जोड़ करके, और ये संविधान खतरे में है, आरक्षण मिट जाएगा, ऐसा झूठा नैरेटिव फैला करके जरूर कुछ सीटें पाली। लेकिन ओवरऑल अब देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस, वो 12 के बाद, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे वो 22 का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, लगातार समाजवादी पार्टी हर बार गिरी है, हर बार नीचे हुई है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने अंदर परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। अपराधियों पर उनकी उदारता, अब देखिए ना, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद कैसे, किस तरह से समाजवादी पार्टी बेशर्मी से उतर आई। टेढ़ा है पर मेरा है, अपराधी है पर मेरी बिरादरी का है। कैसे, कितनी घृणित राजनीति की विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद। कैसे उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों में झोंका जा सके, क्या क्या प्रयास नहीं किए हैं। तो समाजवादी पार्टी का कोई पुरसा हाल रहने वाला नहीं है। इस तरह की राजनीति को देश खारिज कर चुका है, देश आगे बढ़ चुका है। और यह अफवाह के तंत्र के आधार पर काठ की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार चढ़ती नहीं है। वो हमने मीरापुर के चुनाव में देख लिया, कुंदरकी के चुनाव में देख लिया। वो सीटें समाजवादी पार्टी से हमने छीन ली, जिसको समाजवादी पार्टी कभी सपने में नहीं सोचती थी। आप राजनीति में किसे आदर्श मानते हैं? मुझे लगता है किसी व्यक्ति को आदर्श कह पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। विचार आदर्श होने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ खामियां होती हैं। फिर भी उसमें सबसे अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया जा सकता है। तो ऐसे कैरेक्टर जो अभी समय जीवित नहीं है, मुझे स्वामी विवेकानंद बहुत आकर्षित करते हैं। बहुत अल्प आयु में उन्होंने जिस तरह का संदेश, जिस तरह का आकर्षण अपने इर्द गिर्द पैदा किया, और सादगी के साथ जीवन को जीने में, सादगी के साथ शुचिता के साथ राजनीति करने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने वैचारिक अधिष्ठान खड़ा किया। वर्तमान राजनीति में नरेंद्र मोदी बहुत करिश्मेटिक व्यक्तित्व है, और नरेंद्र मोदी जी का लोगों के साथ संवाद करना, वो डैशिंग पर्सनैलिटी है। तो नरेंद्र मोदी जी की तुलना में मुझे लगता है इस समय देश नहीं, दुनिया में इस तरह का कोई नेता इस समय नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी जी है। उनकी जिसको भी जो आलोचना करनी हो करे, लेकिन संघर्षों से कैसे वहां तक वो पहुंचे हैं, और कैसे उस संघर्ष को अब तक याद रखा है, लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आए इन योजनाओं से। वरना शर्मनाक स्वीकारोक्ति थी कि केंद्र से 1 रुपये चलता है और 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है राजीव गांधी की। लेकिन डीबीटी स्कीम को लागू करना, हर घर का, हर लोगों का खाता खोल देना। मुझे याद है, मैं माखनलाल जब गया था और मुझे एसबीआई में खाता खुलवाना था, कितना संघर्ष होता था। खाता आपको खुलवाना जंग जीतने जैसा होता था। किसी का परिचय लेकर के आइए। बैंक वाले सीधे मुंह बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश में पहली बार बैंक का खाता खुलवा दिया, जनधन खाता। बिना जीरो बैलेंस पे आप खाता खुलवाइए।
इस देश की इकोनॉमी में क्रांतिकारी परिवर्तन है जनधन खाता। लोगों के घरों से धुएं से आजादी दे देना, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, क्रांतिकारी बदलाव है। हर घर में शौचालय की योजना को ले आना। कभी उस पीड़ा को समझिए, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में महिलाओं का घर से शौच के लिए बाहर जाना कितना पीड़ादायी होता है। जिसने गांव नहीं देखा होगा वो इस पीड़ा को जान नहीं पाएगा। वो जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने देखा होगा इन समय बरसात के समय में झाड़ियां झुरमुट तलाशना और कीचड़ में सुबह सुबह अंधेरे में कितना कठिन है, कितनी त्रासदी है और इस वजह से कितनी बीमारियां हो जाती थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती थी। सुबह सुबह शौच के लिए गई महिलाओं के साथ बलात्कार की कितनी घटनाएं होती थी सुबह और शाम में। इन सारी घटनाओं के समाधान के रूप में कितना क्रांतिकारी बदलाव है हर घर में शौचालय लेकर आना। किसी नेता ने कभी सोचा था इस बारे में क्या? ये नरेंद्र मोदी का विजन है कि हर घर में शौचालय पहुंचाएंगे, हर घर में पेयजल पहुंचाएंगे, हर घर नल से जोड़ने का काम। क्रांतिकारी बदलाव है। भूख से देश में भुखमरी बंद हो गई। मुझे याद है हरिओम पवार की वो एक कविता कि भूख के खिलाफ उन्होंने कविता लिखी थी। अब किसी कवि को भूख के खिलाफ कविता लिखने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोई आज भूख से नहीं मर रहा, दावे से कह रहा हूं। अब देश में भूखमरी खत्म करने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने मुफ्त राशन पहुंचाने का काम किया। वो राशन जो सरकारी गोदामों में सड़ता था, वो राशन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में स्मगल हो जाया करता था, वो राशन हमने आज हर घर तक पहुंचा देने का काम किया। हर घर को राशन पहुंचाया। तो आज नरेंद्र मोदी के बारे में मैं घंटों चर्चा करूंगा, उनके विजन के बारे में, उनके मिशन के बारे में। अनथक यात्री है। कितने घंटे दिन में काम कर सकते हैं, कितनी विषमताओं के साथ काम कर सकते हैं, प्रतिकूलताओं के बाद काम कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी चमत्कारिक व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके साथ अमित शाह जी गजब के संगठन करता है। मैंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर उनके साथ काम किया है। बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, संगठन को खड़ा करने वाले लोग हैं, आत्मविश्वास जगाने वाले लोग हैं। तो राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपने आप में बहुत शानदार है। राजनीतिक हलकों में और अखबारों के स्तंभों में भी ऐसा शोर है, ऐसी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जो अफसरशाही है वो सरकार पर हावी है। इस बात में कितना दम है? देखिए, ये सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वर्क कल्चर को चेंज किया है। बसपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी तो बसपा की सरकार पर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती थी कि जाति विशेष के लोग थानों में, तहसीलों में पोस्टिंग पा रहे हैं और वो उसके हिसाब से चला रहे हैं, बसपाई अधिकारी हो गए। और यही आरोप बसपा समाजवादी पार्टी पर लगाती थी। जब सपा की सरकार होती थी तो अधिकारी सपाई हो जाते थे। आज अधिकारी भाजपाई नहीं है, बस इसी नाते ऐसा दिखाई पड़ रहा है। बसपाई अधिकारी और सपाई अधिकारी की टैगिंग इसलिए होती थी क्योंकि बसपा और सपा की सरकारों के कार्यकाल में बसपा और सपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी ही तय करते थे कि किसकी एफआईआर लिखी जाएगी, किसको दवाई मिलेगी, किसकी जमीन की नपाई होगी। वो बसपा और सपा के कार्यकर्ता तय करते थे और इसकी वजह से अराजकता होती थी। इसकी वजह से आम जनता को नुकसान होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद आज ये परिवर्तन हुआ है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं तय कर सकते हैं कि किसकी एफआईआर लिखी जाएगी या किसकी सुनवाई होगी। नेता के आधार पर आज बिजली के कनेक्शन नहीं जोड़े और काटे जा रहे हैं। वरना सपा बसपा की सरकार में तय कर देता था सपा बसपा का कार्यकर्ता कि इसकी बिजली काट दी जाए तो कट जाती थी, इसकी बिजली जोड़ दी जाए तो जुड़ जाती थी। आज भाजपा की सरकार में भाजपा के नेता ये तय नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को भी और कई बार दूर से देख रहे सपा बसपा के कार्यकर्ता या समालोचकों को लगता है कि अफसरशाही हावी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जरूर ये सही है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ अफसर जिन्होंने सपा बसपा के समय में काम किया है, उनके मन से अभी भी वो प्रवृत्ति नहीं हट पाती है, या उनके कार्यकाल में जो लोग भर्ती किए गए, जो ओबलाइज्ड हैं, उनसे वो जरूर इस तरह की हरकतें कई बार करते हैं जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं को जानबूझ करके प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे समय में ये बातें और मुखरता से दिखाई पड़ती हैं कि अफसरशाही हावी है। कुछ जगहों पर जरूर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे
तो ऐसा नहीं है। हमने आज इसको ट्रांसपेरेंट करने का काम किया है, आज इसको पारदर्शी करने का काम किया है और जवाबदेही के सिद्धांतों को लागू करने का काम किया है। जो ब्यूरोक्रेट काम नहीं करता हुआ मिला है उसके खिलाफ ठोस और कठोर मुकम्मल कार्रवाई हुई है। कई आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, कई निचले स्तर के कर्मचारियों को हमने जेल भेजने का भी काम किया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट देने का भी काम किया है। ब्यूरोक्रेसी को परिष्कृत करने में आज बड़ी भूमिकाएं, बड़ा रोल योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में प्ले किया है। ये बातें काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन जब आपकी सरकार के मंत्री को आपके ही सरकार के अधिकारी को पत्र लिखना पड़ता है, जब आपकी ही सरकार के मंत्री को अपनी ही सरकार के अधिकारियों के विरोध में धरने पर बैठना पड़ता है, तब ये बातें थोड़ा असहज करती हैं। तो फिर ऐसी, अगर ये बात सही है कि जो पुराने ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले सरकारों के कार्यकाल में रहे, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती ही क्यों है? देखिए, मैंने कहा ना, ये एक वर्क कल्चर है और वर्क कल्चर बनने में बहुत समय लगता है। बिगाड़ना किसी भी चीज़ को बहुत आसान होता है। किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना हो तो वो चुटकियों का काम है, बनाना बहुत लंबा संघर्ष होता है, लंबी तपस्या होती है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में दशकों तक सपा बसपा की सरकारों के कारण ये वर्क कल्चर बिगड़ा है। इस वर्क कल्चर को जनता की जवाबदेही के साथ जोड़ने का हमने आज भरपूर प्रयास किया है और इसीलिए आज आप उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू करिए और उनसे मिलिए, बात करिए, तो वो कहते हैं कि इस सरकार में बहुत काम करना पड़ता है। इस सरकार में बहुत रिपोर्टिंग है, इतनी बैठकें हैं, इतनी मीटिंगें हैं, इतनी जवाबदेहियां हैं। अब आनंद की नौकरी नहीं रही है वो, जिसमें बहुत सैर सपाटा घूम टहल करके आनंद के साथ, चाहे वो लेखपाल हो और चाहे वो डीएम हो, दफ्तर बैठना पड़ रहा है आज लोगों को, काम करना पड़ रहा है। कई लोगों के लिए असहजता होती है, कई लोगों को समस्याएं होती हैं। इसका खामियाजा वो भाजपा कार्यकर्ताओं को भुगतने के लिए मजबूर भी करते हैं। कई बार इसका खामियाजा भाजपा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि दोषी यही हैं जिनके कारण हमको सुबह सुबह आज 9 बजे ऑफिस आना पड़ रहा है, 10 बजे हमको लोगों को सुनना पड़ रहा है। तो और कुछ अच्छे अधिकारी हैं जो अच्छा लग करके अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परिणाम दे रहे हैं। आज अच्छे अधिकारियों को एक अच्छा वातावरण मिला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी भी पुरानी प्रवृत्ति से, पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को कठोरता से संदेश लगातार दिया भी जा रहा है और आगे भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम होना चाहिए। जनहित के किसी भी मुद्दे में किसी प्रकार की कोई हिला हवाली बर्दाश्त नहीं हो सकती है। कि साल 2025 है, ज़्यादा समय नहीं है 27 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अच्छा, इस प्रदेश की राजनीति को समझने परखने वाले कई पत्रकारों का ये अभी से कहना है कि जो प्रदेश का ब्राह्मण वोटर है, कोर ब्राह्मण वोटर है, जिसे भाजपा का परंपरागत वोटर भी कहा जाता है, ये इसकी नाराजगी 27 के विधानसभा चुनाव में दिखेगी। क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा होता है तो भाजपा को नुकसान होने की उम्मीद नजर आ रही है? ब्राह्मण के संदर्भ में ये बातें हर चुनाव में कही जाती हैं। हर चुनाव में ये बातें कही जाती हैं कि ब्राह्मण नाराज है। बसपा की सरकार थी तो बसपा से नाराज है, सपा की सरकार है तो सपा से नाराज है, भाजपा की सरकार तो भाजपा से नाराज है। ये झूठ है, ये झूठा नैरेटिव है। ब्राह्मण, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं इस नाते नहीं, केवल ब्राह्मण समाज आप अनुपातिक तौर पर देखेंगे तो नौकरियों के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में हमेशा अगुआ रहा है, आगे रहा है। एजुकेशन परंपरागत तौर पर हमेशा उनके लिए जुड़ाव रहा है। तो समाज में ओपिनियन मेकर भी है। मुखरता से कुछ लोगों की नाराजगी दिखाई पड़ जाती है, अन्य बिरादरियों की नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती है कई बार, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है बहुत कम होता है, दिखता ज़्यादा है। सरकार से नाराज होने वालों की भूमिका हमेशा रहती है। ऐसा नहीं हर व्यक्ति सरकार से संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता है। तो उनमें से कई बार उनके वॉल्यूम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। और उसके कारण है, ब्राह्मण कर्मकांडी है, ब्राह्मण धर्म आध्यात्म में आस्था रखने वाला है, विश्वास रखने वाला है। कोई ऐसी सरकार नहीं हो सकती है जो कुंभ को इस तरह से व्यवस्थित कर सकती हो। कोई ऐसी सरकार नहीं हो सकती है जो प्रभु राम लला के मंदिर के मार्ग के कांटों को हटा सकती है। कोई ऐसी सरकार नहीं हो सकती है जिस तरह की सरकार ने आज हमारे, चाहे वो प्रभु राम की जन्मभूमि हो अयोध्या, कृष्ण जी की जन्मभूमि हो मथुरा, नैमिषारण्य हो, उत्तर प्रदेश के इन सभी हिस्सों का, प्रयागराज हो, काशी या मिर्जापुर विंध्याचल हो, एक एक स्थान को हर जिले में आज जिस तरह से विकसित करने का काम किया है,
कौन ऐसा ब्राह्मण है जो इन बातों से प्रसन्न नहीं होगा? अब तो बिहार चुनाव में भी सीता माता की तस्वीर, हाँ, निश्चित तौर पर उनकी जन्मस्थली को विकसित करने का काम, एक बड़ा मंदिर वहां बन रहा है। कल ही अमित शाह जी ने, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक चेतना है, इसका जागृत होना बहुत आवश्यक है और इसको लंबे समय तक दबाने का प्रयास किया गया है। हमारा जो आत्मबोध है उसको विस्मृत करने का, उसको भुलाने बिसराने का प्रयास किया गया है। और वो देश मिट जाएंगे जो अपनी आत्मचेतना, अपने आत्मबोध को भूल जाएंगे, जो अपने स्व को याद नहीं रखेंगे। भारत ने अपने स्व को याद किया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। हम आज बहुत धूम धड़ाके के साथ कांवड़ की यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज रामनवमी के जुलूस शानदार तरीके से हो रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा की स्थापनाएं शानदार तरीके से हो रही है। वरना इसी उत्तर प्रदेश में हर हिंदू देवी देवताओं के त्योहार पर कर्फ्यू लगते हमने देखा है। कोई ऐसा त्योहार नहीं जाता था जब उत्तर प्रदेश में रैपिड एक्शन फोर्स के मार्च न होते हो, कर्फ्यू लगाने की नौबत ना आती हो, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए हाईकोर्ट जाकर के अनुमति ना लानी पड़ती हो। और आज अभी उन राज्यों में हो रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल के हालात, क्या हालात है पश्चिम बंगाल के। आपको अपनी आध्यात्मिक आजादी पर कैसे पहरेदारी है। उत्तर प्रदेश में ऐसी अनुकूलता मिली है और ऐसी अनुकूलता के बाद भी कोई कहे कि ब्राह्मण नाराज है, सवाल ही नहीं उठता। ब्राह्मण भाजपा के साथ था, है और रहेगा। और केवल ब्राह्मण नहीं, हर समाज के लोग, क्योंकि जब भी दंगे होते हैं ना तो हिंदू छोड़िए मुसलमान खुश होता है क्या? दंगे में तो घर सबके जलते हैं ना, परीक्षा सबकी छूटती है, बुजुर्गों की दवाई सबकी बाधित होती है। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, तो आज हिंदू मुसलमान सब खुश हैं, सभी जातियां खुश हैं। ये जाति नाराज है, ये नैरेटिव ना, ये ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की यूएसपी है। यही इनका खेल है, यही खेल एस्टेब्लिश करेंगे। कभी कहेंगे ब्राह्मण नाराज है, कभी कहेंगे पिछड़ा वर्ग उपेक्षित है, कभी कहेंगे दलित नाराज है। जातियों के भीतर उपजातियां खोजेंगे। ब्राह्मणों में कानिकुब्ज नाराज है, सरजूपारी नाराज है, 3 वाले नाराज है कि 13 वाले नाराज है। ये सब प्रयास किए जाते हैं। ये जाति के दंगों में कैसे झोंका जाए, जाति आग में कैसे जलाया जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं और इसके लिए बाकायदा योजनाएं बनाते हैं। इन योजनाओं में कभी राजभरों को लड़ाने का किसी से काम करेंगे, कभी गुर्जरों को लड़ाने का किसी से काम करेंगे, कभी ठाकुरों को किसी के सामने खड़ा कर देंगे। ये सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये सब प्रयास धीरे धीरे करके विफल हो रहे हैं। क्यों? जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, लोग विश्वास करते हैं इन बातों पर, जानते हैं कि ऐसा होता रहा है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, लोग विश्वास करते हैं इन बातों पर। और देखा है सबने कि कैसे इस विभाजन का लाभ सपा ने लिया है, बसपा ने लिया है, आरजेडी ने लिया है, तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो जाति के गिरोह बनकर चल रहे हैं। और मैं इनको गिरोह कह रहा हूं क्योंकि गिरोह में सरगना होता है और सरगना की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार तय हो जाता है सरगना के द्वारा ही। वैसे ही ये गिरोह हैं और इन गिरोहों के सरगना है। एक सरगना हटेगा, दूसरा सरगना गिरोह का बन जाएगा। ये जाति के गिरोह है। इन गिरोहों के दम में नहीं है कि उत्तर प्रदेश को जाति दंगे में झोंक पाए। 17 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का कमल के निशान पर लड़ा गया। उसके बाद 22 का विधानसभा चुनाव, आपने कई बार उनका नाम लिया, गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया। अब 27 के चुनाव की बारी है। क्या अगर उन्हें केंद्र न भेजा गया तो वो चुनाव भी उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव की स्ट्रेटजी क्या होगी, चुनाव में चेहरा क्या होगा, नीति क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे, नारे क्या होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं तय करता है। ये हमारी पार्टी तय करती है। पार्टी में निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक विचार विमर्श की एक लंबी प्रक्रिया चलती है। हम पार्टी में दायित्व देने में पूरे विचार करते हैं और कई बार इसको लेकर के आप लोग सवाल भी पूछते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कब आएगा, पार्टी की टीम कब आएगी। पार्टी हमारी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। क्या नीति होगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या नारे होंगे, क्या अभियान होगा, क्या चेहरा होगा, ये सब पार्टी उचित समय पर उचित विचार मंथन के बाद तय करती है, रणनीति के साथ तय करती है। तो इंतजार करिए, अभी 27 का चुनाव जब आएगा तो 27 के चुनाव के बारे में बताएंगे। अभी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा, खुले मंच से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम योगी की तारीफ करते हैं। अच्छा, मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग उनसे नहीं मिले, आप मिले हैं, आप उनके साथ काम कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा परिचय या फिर छोटा विस्तार की
कैसे, मतलब उनके नाम का इतना हाइप और उनके नाम का इतना बज़ क्यों है? देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ जी का पहनावा वो लोगों को आकर्षित करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, गोरक्षनाथ पीठ इतनी बड़ी पीठ है जिसकी देश भर में संपत्तियां हैं, देश भर में उसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत एकड़ों जमीन है। उसके बावजूद उसका पीठाधीश्वर बहुत कम कीमत का गेरुआ कपड़ा, आप कभी चप्पल देखिए योगी आदित्यनाथ की, वो कितनी सस्ती चप्पल पहनते हैं। उनकी घड़ी देखिए, उनके पूरे आप भाव भंगिमा को, आप पूरे उनके वस्त्रों को देखेंगे, किसी भी व्यक्ति का परिचय सबसे पहले उसके वस्त्रों से हो जाता है। उससे आप बात करेंगे तब उसके ज्ञान के बारे में पता चलेगा, लेकिन जो पहला इंप्रेशन आता है उसके वस्त्रों से आता है। तो योगी आदित्यनाथ जी के वस्त्र बहुत आकर्षित करते हैं, बहुत सादगी के साथ है, और उनके जीवन में भी यह सादगी है। वो कभी लग्जरियस लाइफ नहीं जीते, उन्होंने सुविधा भोगी कभी नहीं रहे। योग से, जिसको साधना कहते हैं ना, वो साधना करके दिखाई है, उन्होंने अपने जीवन में लागू करके दिखाई है। अहर्निश काम करने की क्षमता उनमें है। भोर की पहर फूटने से पहले जिसका जागरण हो जाए, और वो जागरण के बाद, चूंकि वो परिवार पूरे जनता को ही अपना परिवार मानते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है। अपने व्यक्तिगत परिवार को तो वो बहुत पहले पीछे छोड़ आए। वो सन्यासी हैं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, अपना नाम तक पुराना वो छोड़ आए, नए नाम आदित्यनाथ के साथ वो योगी हैं। तो सही मायने में योगी हैं। उनका कोई मेरा नहीं, उनका कोई तेरा नहीं, कोई किसी से द्वेष नहीं, किसी से कोई मोह नहीं। वो सही मायने में सन्यासी है और परिश्रमी है। कितना भी काम करा लो, कितनी भी देर बिठा लो, और इस नाते ब्यूरोक्रेसी परेशान होती है उनसे कई बार कि महाराज जी बहुत सुबह जग जाते हैं, और बहुत सुबह सुबह उनके फोन काम शुरू हो जाता है तुरंत। ये 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है, जिसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं थीं, जहां लोग सुख भोगा करते थे। याद करिए, अखिलेश यादव के कार्यकाल में अखिलेश जी देर से उठा करते थे, घर पे ही सारी बैठकें, घर पे ही सारी चौकड़ी लगी हुई है, और चौकड़ी के साथ चर्चा हो रही है। यही मौज मस्ती का अड्डा बना रखा है। योगी आदित्यनाथ ने आज पूरा बदल दिया है। बदला हुआ 5 कालिदास मार्ग के कर्मचारियों से पूछिए ना। योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर मैं गया एक बार उनको शुभकामना देने के लिए। एक छोटी सी प्लेट में एक बर्फी और एक केला और छोटी सी नमकीन का पैकेट, वो आगंतुकों के लिए जन्मदिन के अवसर पर। हम लोगों को भी थोड़ा सा लगा कि मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, और बड़ी सामान्य सी व्यवस्थाएं। मायावती के जन्मदिन पे तो नोटों की माला होती थी, उत्सव होते थे, राजा का बग्घियां निकलती थी। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर लंदन से बग्घी आ रही है। तो वो जो चरित्र था, और उस चरित्र से आप योगी आदित्यनाथ की तुलना करके देखेंगे। 5 कालिदास मार्ग के कर्मचारियों से जब बात करेंगे ना, तो बहुत निराश होते हैं कि वो मौज मस्ती के दिन चले गए। वरना जब जिस दिन राजा का जन्मदिन होता था तो सबकी जेबें भारी होती थी, इतने तो सबको नेक मिला करते थे। ये कैसा सन्यासी मुख्यमंत्री आया है कि न स्वयं एंजॉय इस तरह का कर रहा है, न एंजॉयमेंट किसी को और करने के लिए अवसर मिल रहा है। वो योगी आदित्यनाथ अलग है, जुदा है, इन सांसारिक मोह माया से परे है। बहुत परिश्रमी है, विजन के साथ काम कर रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहां अपराध का इतना बोलबाला था, उसको आज उन्होंने ब्रेक किया है। निर्भय होकर के लोगों को निर्भय होने का अवसर दिया है। बुलडोजर वाले बाबा के नाते उनकी पहचान बड़ी खड़ी हो गई कि गलत किया है तो बुलडोजर चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। दुनिया भर के सामने मॉडल खड़ा करके दिखाया कि गैंगस्टर्स की जमीन को जमींदोज किया और उस पर गरीबों के लिए मकान बनाकर दिखा दिए। तो रॉबिन हुड की जो बात होती थी ना, बड़ों को जो अपराधी थे उनको आज दहशत में लेकर के आए, और उनसे जो लोग दहशत में होते थे उनको आज दहशत से बाहर निकाल दिया। ये योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद करते हैं, योगी आदित्यनाथ को लोग सुनना चाहते हैं, और फायर ब्रांड स्पीकर हैं, शानदार बोलते हैं, बेलाग बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं है। नाराज जो होता है वो होने दो, जो कहना है वो कहना है, डंके की चोट पर कहना है। वो योगी आदित्यनाथ है। मैं 4 नेताओं का नाम लेता हूं, 4 मंत्री कह लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार में। स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य,
ब्रजेश पाठक और सीएम योगी। अच्छा, इन चारों नेताओं के साथ आपकी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। एक तो संभवतः स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तब वो आए थे। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप इन चारों नेताओं में सबसे निकट खुद को किसके पाते हैं? ऐसा कि ये अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, अलग अलग काम होते हैं। फिर भी अगर एक नाम कोई लेना हो तो? मुझे लगता है ये कठिन काम आप सौंपेंगे। मेरे लिए ये सारी पार्टी के नेता हैं जी। और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिस भूमिका में मुझे यहाँ लगाया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे पार्टी का प्रवक्ता के नाते भूमिका घोषित की। तो मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ जितना काम किया है उसके अपनी एक स्मृतियाँ हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी सदस्यता के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुए, मैं उनके साथ मैंने काम किया है। और जब बिहार के वो प्रभारी रहे, प्रवासी इंचार्ज, तब मैंने उनके साथ वहाँ बिहार के चुनाव में काम किया है। बतौर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मैंने उनके साथ उनके प्रवक्ता की टीम के में काम किया है। उनके साथ भी काम करने का एक लंबा अनुभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री हैं ही, उनकी हम दिन भर उनकी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार टीवी पे, अखबारों में, सब जगह कर ही रहे हैं। उनके साथ उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी मिलने जुलने के मामले में बहुत सहज, बहुत सरल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं, तो एक अलग प्रकार का उनसे आत्मिक जुड़ाव है। लखनऊ के ही नेता हैं, लखनऊ से ही विधायक हैं और इजिली अवेलेबल है, टेलीफोन कॉल पे अवेलेबल है। अभी फोन मिलाएं और ब्रजेश पाठक जी का अभी फोन उठ जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि ब्रजेश पाठक जी अभी मिला देंगे तो व्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है देखिए टेस्टिंग करनी नहीं चाहिए, किसी भी बात की टेस्टिंग करना उस किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को छोटा करेगा। बट ब्रजेश पाठक जी, और केवल मेरा नहीं है, ब्रजेश पाठक जी दिन भर में सैकड़ों हजारों फोन अटेंड करते हैं और जितने लोगों से रोज वो मिल लेते हैं सहजता के साथ, ये उनकी पर्सनैलिटी को एक अलग रूप में दिखाता है। आपने जिन चार नेताओं के नाम लिए, इन चार नेताओं के अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके साथ मैं बहुत प्रत्यक्ष तौर पर उनके साथ अलग अलग मेरी भूमिकाएं, मेरे काम में रहा हूं, उनके साथ मैंने काम किया है। तो सबके साथ काम में, इसमें किसी एक के बारे में कोई कह दूं कि ये बहुत अच्छा है या ये कम अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। सबको जो दायित्व मिले हैं, सबने अपने अपने दायित्व के साथ न्याय किया है और मुझे उनके साथ जो दायित्व मिला है, मैंने कोशिश की है कि मैं उसके साथ न्याय कर पाऊँ। मैंने आपके कई टीवी डिबेट्स देखे, उसमें एक मुद्दा बड़ा प्रासंगिक और बड़ा कॉमन था, वो था वन नेशन वन इलेक्शन। पार्टी इसको लेकर, इसके क्रियान्वयन को लेकर कब तक इंतजार लोगों को करना पड़ेगा? देखिए क्या है कि कोई भी योजना जो बनती है ना, वो जो जनता से जुड़ी हुई योजना है उसको जनता के बीच में लेकर के जाना और जनता का मानस तैयार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार के स्तर पर कोई योजना थोप दी जाए और जनता उसको स्वीकार ना करे तो वो चल नहीं पाती है। हमें लगता है कि इन बातों को जनता के बीच में पहले डिस्कशन में ले जाना चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक नेशन वाइज कैंपेन लॉन्च किया है। आदरणीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में आज इसके जन जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं और जन जागरण के कार्यक्रमों में मैं खुद कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूं कि बार बार जो चुनाव हो रहे हैं, इन बार बार चुनावों से लोगों की लोकतांत्रिक इस गतिविधि में रुचि कम हो रही है। एक चुनाव खत्म होता है तब तक दूसरा चुनाव, दूसरा खत्म होता है तब तक तीसरा चुनाव। बार बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखता है उसकी वजह से विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं। बार बार लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है। इसको लेकर के जो खर्च होता है, इसको लेकर के जो लोगों के भीतर, समाज के भीतर जो एक दूसरे से मनमुटाव उत्पन्न होता है, इन सब चीज़ों को अगर एक साथ चैनलाइज कर देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। देश में अस्थिरता की स्थितियां कम होंगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो वास्तविकता में समीचीन है और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन के पूर्व में ही, जनसंघ के समय से हम इसको कहते आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसको लेकर के प्रस्ताव किए और हमें लगता है अब देश इसके लिए तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है, जन जागरण कर रही है और जनता का भारी समर्थन इस पर दिख रहा है। हम इस कैंपेन को आगे लेकर के जाएंगे और बहुत जल्द ही आपको वन नेशन वन इलेक्शन साकार होते हुए दिखाई देगा। मेरे अगले प्रश्न के दो हिस्से हैं कि क्या जातिगत जनगणना सही है, और अगर सही है तो सरकार ने इसकी घोषणा के लिए इतना समय क्यों लगाया? क्या ये विपक्ष के दबाव की वजह से था? देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विरोध कभी नहीं किया था, लेकिन जातिगत जनगणना को जिस तरह से टूल के तौर पर विपक्ष इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है वो भी गलत है। जाति तो समाज की सच्चाई है, लेकिन जातीय विद्वेष फैलाना क्या उद्देश्य जो विपक्ष का है?
जानबूझ करके लोगों को जाति की भावनाएं भड़का करके समाज को विभाजित करने का जो उद्देश्य है वो गलत है। स्टैटिक्स तो होनी चाहिए, और जातियों की गणना तो पहले भी हुई है, कोई पहली बार होने जा रही है ऐसा नहीं है ना। जनगणना के उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया 2011 में, नहीं क्यों नहीं किया गया, करना चाहिए था। जातिगत जनगणना पहले भी होती थी, अब भी होगी। उसके आंकड़ों को कैसे सार्वजनिक करना है इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। तो आपको आने वाले समय में ये सार्वजनिक होते हुए दिखाई पड़ेगी, और मुझे लगता है इसको लेकर के जो भ्रम की अवस्था विपक्ष पैदा कर रहा है वो भ्रम भी खत्म होगा। तो ये विपक्ष के दबाव में नहीं है, ये पहले भी होती थी, आगे भी होगी। इसको सार्वजनिक विपक्ष ने नहीं किया है अपनी सरकारों के समय में, हमारी सरकार इसको सार्वजनिक करेगी, बस इतनी बात है। हजारों लाखों की भीड़ है और मंच पर सैकड़ों सैकड़ों नहीं तो कम से कम 50-60 लोग हैं, उनमें 2 लोग हैं, एक आप, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप शायद उनको कुछ फूल या गुलदस्ता दे रहे हैं और वो हंस रहे हैं और आप कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तो क्या बात थी जो आपने पीएम मोदी जी से कही थी जिस पर वो मुस्कुरा रहे थे? प्रधानमंत्री जी के साथ बात करना बहुत सौभाग्य होता है। मैं उस घटना, आप जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसके पहले एक और घटना का जिक्र करूंगा जी। वर्ष 2015 बिहार का चुनाव था, और मैं बिहार के चुनाव में सिवान और गोपालगंज में जिला प्रवासी प्रभारी के नाते काम देख रहा था, पार्टी के निर्देश पर। सिवान में उनकी सभा थी, और सिवान की सभा से पहले जो प्रमुख नेता होते हैं वो हेलीपैड पर उनसे मुलाकात करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने एक 2014 के अपने इलेक्शन कैंपेन के साथ इसको जोड़ कर रखा था। एज ए प्रधानमंत्री मेरी उनकी पहली मुलाकात तब हो रही थी। उसके पहले बिना प्रधानमंत्री रहे उनसे मिले थे हम, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर 2015 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हो रही थी। और एसपी जी ने बाकायदा इस बात के लिए नियम तय किए थे कि कितनी कितनी दूरी पर किसको खड़ा होना है, आपको कैसे उनके साथ बात करनी है, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे भाषण करने जाने से पहले उनके मन में कोई तनाव आए। अच्छा। कोई पैर नहीं छुएगा, ऐसी कुछ बातों को लेकर के एसपी जी अपनी गाइडलाइंस बताती है। मैं सबसे पंक्ति में आगे खड़ा था, मुझसे पहले 2 महिलाएं थी, पुरुषों में मैं सबसे आगे था वहां प्रभारी होने के नाते। पहली महिला ने ही जैसे ही उनको नजदीक पाया और वो पैर छूने के लिए झुक गई। प्रधानमंत्री जी 2 कदम पीछे हटे और उन्होंने उसको झुक करके प्रणाम किया। मैंने अपने आप को बहुत कठोरता से रोक रखा था कि मैं नियमों का पालन करूंगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मेरे नजदीक आए, और 2015 में मेरी आयु और कम थी 10 वर्ष पूर्व, तो प्रधानमंत्री जी जैसे मेरे नजदीक आए, मेरी सबसे उस पंक्ति में खड़ा सबसे कम आयु का मैं ही था, 30 वर्ष। तो मैंने तुरंत प्रधानमंत्री जी के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री ने मुझे पैर छूने से नहीं रोका, उन्होंने मुझे पकड़ करके कंधे से और मुझे गले लगा लिया। मैंने परिचय अपना दिया और बताया कि मैं सिवान में 2 महीने से हूं। प्रधानमंत्री जी ने घर के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मेरी एक बेटी है और बहुत छोटी है अभी, वो 1.5 साल की बेटी थी मेरी। तो उन्होंने कहा 2 महीने से यहाँ हो, याद नहीं आती। तो प्रधानमंत्री जी बहुत आत्मीयता के साथ लोगों से जुड़ते हैं। जब वो मिलते हैं तो वो आत्मीय निजी संवाद करते हैं। तो जब आत्मीय निजी संवाद होते हैं तो हर कार्यकर्ता को बड़ा प्रसन्नता होती है कि हमारे देश का दुनिया के शीर्ष नेता, सबसे शीर्ष नेता, वो उनसे उनका हालचाल, उनके परिवार के बारे में पूछ रहा है। तो प्रधानमंत्री से जब जब मुलाकात हुई है तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कुछ ऐसी बातों से चौंकाया है, हमेशा ऐसी बातों से बहुत आत्मीयता से जोड़ा है। और इसीलिए मैंने कहा ना, उनमें कुछ चमत्कारी या दैवीय शक्तियां दिखती हैं, लोगों को जोड़ लेने की, कनेक्ट कर लेने की। आप उनके आकर्षण से बच नहीं सकते हैं। उनके नजदीक पहुंचते ही एक जैसे ऑरा होता है ना, आप खींच लेता है, वो खींच लेते हैं इस तरह का। ये प्रधानमंत्री जी की विशेषता है, उनके अपने गुण है, और ये वर्षों से उनके संघर्षों से उपजा है। वो कोई विरासत की सियासत से नहीं आए, वो उन्होंने संघर्ष करते करते वहां तक पहुंचे हैं। तो वो जो पसीने से जो चमक आती है ना, वो चमक उनके अंदर है, और वो चमक आकर्षित करती है। आपने विपक्ष के एक नेता का कई बार नाम लिया, अखिलेश यादव जी का। मैं इस नाम के साथ एक और नाम जोड़ता हूं, राहुल गांधी जी। बहुत ईमानदारी से अगर इन 2 चेहरों में एक का चुनाव करना हो तो किसका करेंगे? ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही विरासत की सियासत से आए हैं, और दोनों ही एक्सीडेंटल नेता हैं। दोनों की ही मूल प्रवृत्ति राजनीति करने की नहीं है। दोनों की ही मूल प्रवृत्ति राजनीति करने की नहीं है। दोनों को कुछ और काम करना था, लेकिन अपने परिवार के दबाव में राजनीति में आ गए, और दोनों इसीलिए अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। दोनों अपने उपयुक्त स्थानों पर नहीं बैठे हैं, और दोनों ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा विपक्ष
भाग्य वालों को मिलता है। ऐसे विपक्ष के रहते हुए सत्ता पक्ष को कभी दुश्वारियां नहीं होती है, क्योंकि ये सवाल खड़े ही नहीं कर पाते। ये खुद हिट विकेट कर बैठते हैं। इनके सामने ये जब बैट्समैन हो ना, तो किसी बॉलर को कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उसका विकेट देने की आवश्यकता नहीं है। ये खुद हिट विकेट करेंगे, ये अपना विकेट खुद दे देंगे, ये खुद आउट होकर के गिर जाएंगे। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राहुल गांधी जी तो अब काफ़ी आक्रामक हुए हैं और कम से कम स्क्रीन पर तो हैं ही। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई संभावना बनेगी कि उनकी मजबूत स्थिति, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की और एनडीए की सीटें भी कम हुई हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि वो भाजपा के लिए खतरा होंगे आने वाले चुनाव में? नहीं, ये दोनों ही एक्टर हैं। इन दोनों का डायरेक्टर कोई और होता है। इन दोनों को पर्चियां मिलती हैं, डायलॉग्स मिलते हैं, और वही पर्चियां वही डायलॉग्स ये दोनों पढ़ देते हैं। राहुल गांधी जी का एग्रेशन दिखावा है, उनके इस एग्रेशन में कोई तथ्य नहीं है। वो पीआर कंपनियां पीछे हायर कर रखी हैं इन लोगों ने, वो बताती हैं कि थोड़ा एग्रेशन के साथ बोलिए। उसके पीछे फैक्ट्स क्या है वो उनको मालूम नहीं है, उसके पीछे तथ्य क्या है वो उनको मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता जो पसीने से निकल करके वहां गया है, वो इन सबसे बहुत ज्यादा योग्य और काबिल होता है राजनीतिक समझ के मामले में। और इनकी पार्टियों में बहुत सारे राजनीतिक समझदार लोग हैं इनकी पार्टियों में, लेकिन चूंकि पार्टी का कल्चर ही गुलामी विरासत के आधार पर चलने वाला हो गया है, तो वो उस आधार पर चल रही हैं पार्टियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां की तरह से और गिरोह के तरह से। तो इसलिए वहां सरगना का कहना ही माना जाना है। तो राहुल गांधी का एग्रेशन दिखावा है, वो कोई चुनौती नहीं है। जब तक राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूलता है। जब तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूलता है। हमें कोई बॉलिंग करने की आवश्यकता नहीं है ये, और हम बैटिंग पे जब तक रहेंगे ना, तो ये हमेशा नो बॉल ही डालते रहेंगे। हम नो बॉल पर कैच आउट भी अगर होंगे तो भी नो आउट ही नॉट आउट ही माना जाएगा, क्योंकि ये नो बॉल ही डालेंगे, ये वाइट बॉल ही फेंकेंगे। ये बॉल फेंकना तो सीखें, ये क्रिकेट खेलना तो सीखें। जब आप समाजवादी पार्टी पर जातिवादी, अपने दूसरे तीसरे सवाल में ही समाजवादी पार्टी पर जातिवादी होने का आरोप लगाया। अच्छा, क्या है कि तब जब आप ये आरोप लगाते हैं, तो मैं 2 दिन पहले ही एक समाजवादी पार्टी के नेता के साथ था, मतलब इसी बातचीत के सिलसिले में, तो उन्होंने चट से इसका जवाब दिया कि वहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो ठाकुरों की सरकार है। तो इस आरोप पर क्या कहेंगे? बहुत पुराना है ना, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, योगी हैं, उसके बावजूद उनकी जाति तलाशने का ये प्रयास करने वाले लोग, ये देखें ना उत्तर प्रदेश में किस आधार पर ये जाति कहते हैं। बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की जातियां देख लीजिए ना। उनके सबसे लंबे समय तक प्रमुख सचिव रहे व्यक्ति अवनीश अवस्थी किस जाति के थे? ब्राह्मण। अब उनके प्रमुख सचिव संजय प्रसाद किस जाति के? उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या अब जो चीफ सेक्रेटरी बन गए एसपी गोयल किस जाति के? देखिए, ये जाति के आरोप मायावती जी पर लगते थे या मुलायम सिंह यादव पर लगते थे, तो उनके इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के आधार पर लगते थे, और निचले स्तर पर थानों में, तहसीलों में पोस्टिंग के आधार पर लगते थे, सीएमओ और बीएसए के आधार पर लगते थे। किस बिरादरी के लोग हैं आज क्या उत्तर प्रदेश में इसके आंकड़े डेटा के आधार पर वो कह सकते हैं? और कई बार अखिलेश यादव इसके फेक डेटा क्रिएट करते हैं। अब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। उत्तर प्रदेश की जाति के जंजाल को समझना बहुत कठिन है। नाम में सिंह देखा और वो तुरंत लपक जाते हैं कि ये तो ठाकुर ही होगा, और ये धोखा हो जाता है, ये धोखा हो जाता है। और उत्तर प्रदेश का जाति का कॉम्प्लेक्स बड़ा कठिन है। यहां सिंह ब्राह्मण भी हो सकता है। उदाहरण बता दे रहा हूं आपको, कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण मेयर रहे कानपुर के हमारे, बाद में उनको नाम में पंडित कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण लिखना पड़ा, क्योंकि वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। अब मुश्किल होती है इस जाति को समझना। यहां किस जाति ने टाइटल क्या लगा रखा है उसके आधार पर निर्णय नहीं हो सकता है। अब अखिलेश जी इसमें चूक जाते हैं, कई बार गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि कोई कुर्मी बिरादरी का है, सिंह लगा रखा है, और सिंह तो फिर अखिलेश सिंह यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, तो सिंह तो फिर वो भी हैं, तो फिर तो वो भी ठाकुर हो जाएंगे। और विवाह तो उन्होंने ठाकुर परिवारों में किया है।
अखिलेश जी का विवाह तो ठाकुर परिवार में हुआ है। तो ये ठाकुर बात की आरोप कैसे लगा लेते हैं और उनकी पार्टी के ठाकुर क्यों चुप रहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति से परे है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमने कहा नहीं है, करके दिखाया है। यह केवल मंत्र नहीं है, इसको तंत्र में लागू किया है। हम किसी भी जितनी भर्तियां की हैं बताइए, जाति के आंकड़े ले आइए, हम बता देंगे, दिखा देंगे कि आपकी सरकारों में कैसे आपने जातियों को प्रायोरिटी देकर के, जाति और क्षेत्र को प्रायोरिटी देकर के आपने नौकरियां दी हैं। लोग महसूस करते थे इसको। कैसे हाईकोर्ट के बार बार मना करने के बाद भी आपने अनिल यादव जैसे दागी व्यक्ति को आपने यूपीएससी का चेयरमैन बनाने का काम किया। तब लगता है ना कि जातिवाद का आरोप है। सूचना आयुक्त आप बनाते हैं तो केवल जाति के लोगों को बनाते हैं, तब आप पर आरोप लगता है कि आप जाति के हैं। आज भाजपा की सरकार में आप आरोप नहीं लगा सकते। हमने हर जाति, हर मत मजहब के लोगों को हमने साथ जोड़ने का काम किया, उनको भूमिकाएं दी हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के आरोप खोखले हैं। उनको लगता है कि हम पर जाति का आरोप लगता था तो हम भी यही जाति इन पर आरोप लगा दें। ये आरोप चस्पा होता नहीं है, जनता महसूस नहीं कर रही इसे। ये बातें कोरी बकवास है, झूठ है। समाजवादी पार्टी के पास पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भाजपा के पास क्या है? नहीं, पीडीए झूठ है। वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, उसकी सच जान लीजिए, आपके दर्शक जान लें। पीडीए का मतलब पी फॉर परिवार, डी फॉर डिंपल, ए फॉर अखिलेश। इस परिवार में केवल डिंपल और अखिलेश, इस परिवार में चाचा शिवपाल के लिए भी जगह नहीं है। इस परिवार में चाचा आजम खान का तो अब कोई स्थान नहीं बचा है। यह परिवार पीडीए मतलब परिवार में डिंपल अखिलेश। बाकी जो लोग भी हैं वो केवल नारा लगाएं, दरी बिछाएं, झंडा उठाएं। पीडीए मतलब परिवार में डिंपल अखिलेश, यही परिभाषा है। आपने भी कहा कुछ देर पहले कि जो मुसलमान भी दंगे से परेशान होता है, और ये सामान्य धारणा भी है, और ऐसा चुनावी रुझानों में देखा जाता है कि मुसलमान भाजपा के पक्ष में वोट नहीं करता। तो ये बदलाव क्या हो पाएगा कभी कि जो मुसलमान है वो भी कभी भाजपा से प्रसन्न हो? नहीं, बदलाव हो रहा है। कुंदरकी में भाजपा को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होता तो भाजपा वहां सीट नहीं जीतती। मीरापुर में भाजपा को अगर वोट नहीं दिया होता तो भाजपा नहीं जीतती। आज जिन स्थानों पर भाजपा चुनाव जीत रही है उसमें मुसलमानों का वोट भी है। हाँ, अनुपातिक तौर पर कम है, लेकिन हमने लगातार प्रयास किए। मुसलमानों के बेहतरी को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों के बाद ये परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। और मैंने इसीलिए कहा कि सकारात्मक बदलाव जो होते हैं ना, वो हमेशा धीरे धीरे होते हैं। विध्वंसात्मक काम हमेशा, नकारात्मक काम हमेशा तेज गति से होते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाना हो तो महीनों वर्षों लगेंगे, और गिरा देना हो तो डायनामाइट लगाइए और झट से उड़ा दीजिए, बुलडोजर लगाइए और झट से गिरा दीजिए। आसान है, लेकिन बनाना हमेशा कठिन है। मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास वर्षों तक हुआ है। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए मुसलमानों के लिए इस भ्रम को तोड़ने का काम लगातार किया है। चाहे वो मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से आजादी देने का मामला हो, मुसलमान महिलाओं को बिना महरम के हज की छूट देने का मामला हो, सामान्य मुसलमानों को हज का कोटा बढ़ाए जाने का मामला हो, मुसलमानों को लेकर के तमाम उस्ताद स्कीम से लेकर के तमाम योजनाओं से जोड़ने का मामला हो, अल्पसंख्यकों के लिए बजट बढ़ाने का मामला हो, मुसलमानों के लिए जो वक्फ की उनकी प्रॉपर्टीज होती थी, वक्फ की प्रॉपर्टीज के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ का नए कानून का मामला हो, मुसलमानों की बेहतरी के लिए आज हमने कई बड़े प्रयास किए। और इन बड़े प्रयासों का सुफल, और आज जितनी सामान्य योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, इन सब योजनाओं में अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा, मसलन आवास में आपको 35% के आसपास आपको मुसलमानों का आवास मिलते हुए दिखेगा। 16 से 18% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बनती है, और किसी भी सरकारी योजना में उनकी हिस्सेदारी 22, 24, 25% से ऊपर है। इसका मतलब कि सरकारी योजनाओं में आज उनका आबादी से ज्यादा अनुपात मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नीडी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा गरीबी और गुर्बत वो मुसलमानों के भीतर है। क्यों? लंबे समय तक इनको बहला फुसला करके वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं। हमने आज बैंक में खाते खुलवाए हैं अब्दुल के भी, और सीधे पैसा आज उनके खाते में पहुंचा रहे हैं। स्किल्ड बनाया है, निर्भय होकर के उनको आज अपना धंधा करने की छूट मिली है।
वरना तो पंचर की दुकान लगाने तक ही सीमित करके रखा था नहीं सपा बसपा कांग्रेस ने। आज हमने उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर, और ये जो लंबे समय तक ये जो जामा मस्जिद से फतवे आया करते थे ना, ये मुफ्ती मौलाना मौलवी जो है ना, जो तय किया कर दिया करते थे, ये अक़लियतों के जो ये आका हुआ करते थे ना, इन्होंने ही अक़लियत का बहुत नुकसान किया है। अब ये मुल्ला मुफ्ती मौलवियों के कब्जे से, शिकंजे से समाज बाहर आ रहा है, अपनी चेतना के आधार पर निर्णय कर रहा है, और उस चेतना के आधार पर निर्णय करेगा तो भाजपा के साथ आएगा। जगह जगह पर आता हुआ दिख रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मुसलमान भाजपा के साथ दिखाई पड़ेगा। शिक्षित और जो योग्य युवा हैं, आमतौर पर ऐसा ट्रेंड हुआ है पिछले 1-2 दशकों में कि उनकी राजनीति के प्रति जो अभिरुचि है वो कम हुई है। और फिर क्या है कि एक तरफ अभिरुचि कम हुई है, दूसरा फिर उनके लिए राजनीति का रास्ता भी कठिन हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे क्या प्रयास होंगे जिससे युवाओं को, और मुख्य रूप से वो युवा जो राजनीति के प्रति रुझान रखते हैं, उन्हें राजनीति में अपना भविष्य सफल दिख सके, ऐसा भाजपा की तरफ से? प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार लाल किले से जो भाषण किया था उसमें ये बात कही थी कि हम 1 लाख लोगों को नए निर्वाचित पदों तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो चाहे अलग अलग निचले स्तर की पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, अलग अलग तमाम भूमिकाओं में। और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे लोगों को अवसर दिया है। मैं स्वयं एक उदाहरण बैठा हूं आपके सामने।